दूसरों को सोता देख जो आके जाकर पढ़ती है, यकीन मानिए दोस्तों वही आके एक दिन इतिहास रचती है। तो मैं हूँ आपके साथ नीलम डांगी एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। दोस्तों आज हम कुछ एग्जाम से रिलेटेड बातें करेंगे, आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। अगर अभी तक किसी की तैयारी नहीं हो पाई है तो इसको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद में हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, सो देखिए अगर आज की क्लास इम्पोर्टेंट है और जो पहली मैराथन क्लास है वो भी आपको जरूर लेनी है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है मैंने आपको वहाँ सारे करा दिए हैं, जो कुछ बचे हैं और जो कुछ डाउट थे तो वो आज सभी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मानिए आपको मैं 100% गारंटी तो नहीं देती हूँ, लेकिन आपका बैक कटर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपकी बैक तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके, क्या आप सभी मेरे साथ तैयार है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप सभी भी तैयार है। तो देखिए मैं आपसे पहले कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ जो जिसकी अभी तक कोई तैयारी नहीं हो पाई है। मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे कि जो बिगनर है तो वो कैसे तैयारी करे या डिटेल से पढ़ाइए। डिटेल से मैंने डिटेल से आपके लिए एक क्लास बनाई हुई है, ठीक है। आपकी एक क्लास ली हुई है। अगर किसी को स्टार्टिंग से पढ़ना है, शुरुआत से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए अगर आप बेहतरीन तैयारी के लिए, अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हो पाई है उसके प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको राजन सीरीज मॉडल पेपर से एक क्वेश्चन को सोल्व कराया हुआ है। तो देखिए ये राजन सीरीज मॉडल पेपर है, अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं तो आपका 60 से 70% तक यहीं से क्लियर हो जाएगा, बैक तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसकी मैंने एक क्लास ली हुई है और एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर कराया हुआ है। तो देखिए आपको करना क्या है, नहीं तो आपको नोट्स बनाने हैं और कुछ नहीं करना है, बस क्लास को ओपन कीजिए और एक क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि जो ये वाला क्वेश्चन है ये किस तरीके से सोल्व किया हुआ है। जैसे 2x - 3 = 9, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें देखिए कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है और कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आपको वही चीजें समझनी है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उससे रिलेटेड कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है, या तो प्ले लिस्ट में जाके हम सभी वीडियो को देखिए, एक सुबह देख लीजिए, एक शाम को देख लीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की मैराथन क्लास की। आप सभी भी क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और उसके साथ के साथ जो आंसर आपको पता है जिस क्वेश्चन का, उसका आंसर भी मुझे बताते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इससे पहले जो हमने मैराथन क्लास ली थी, मैराथन क्लास में मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें बता दी थी जो आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उससे बाकी जो भी चीज रह गई थी, जो आपके डाउट रह गए थे, वही आज हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ये मत समझिए कि ये तो मुझसे आता है और ये मुझे नहीं देखनी है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। हो सकता है कि जो पहली चीज आती है आसान वो आप कर ले, आगे आने वाली चीज आपसे ना हो पाए, आपका एक नंबर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ओके दोस्तों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट थी लेसे और मैसे की, मैंने इससे पहली वीडियो में वो बहुत ही क्लियर तरीके से बता दिया था लेसे से और मैसे से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आज हम यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 से ऐसे क्वेश्चन आएंगे ब्रैकेट वाले। इससे पहले मैंने जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, बोर्ड मास का क्या नियम होता है, इससे पहली वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने किसी ने भी वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो जाके देखिए और उसके बाद फिर आपको ये वाली वीडियो देखनी है, तभी आपको बहुत सी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी एकदम, ओके। तो अब शुरुआत करते हैं हम। जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे 6 - 2 ब्रैकेट 4 - 3 यहाँ पर ब्रैकेट है ये 5 + 4, ओके। फिर ये सभी ब्रैकेट बंद हो जाएंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इसका आंसर, तब तक मैं भी इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे छोटा पोस्ट होता है इसको ओपन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम 3 और 4 को ऐड कर देंगे, 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और -5 है, फिर -5 कर देंगे,
तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यही हमें इसमें करना है, बाकी चीजों को हम जो थी तो रखेंगे 4 माइनस, और यहाँ क्या है, ये यहाँ पर 2 है और लेट, ठीक है। इसको पहले ये वाला ब्रैकेट करेंगे और फिर ये करेंगे। अब इससे आगे हमें क्या करना है 6 माइनस 2, ठीक है। इसके बाद में फिर ये वाला हम ब्रैकेट खोल देंगे, देखिए 4 माइनस, ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ऐसे 2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 6 में से 2 गए तो सॉरी 6 माइनस, देखिए यहाँ पर अगर ब्रैकेट से पहले कोई भी निशान नहीं होता है तो उसका वहां पर मल्टीप्लाई का माना जाता है कि यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई है। तो ये क्या हो जाएगा 6 को अभी ऐसे रखेंगे -2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इसकी 2 की मल्टीप्लाई पहले हमें इसमें करनी है, ना कि इसको 6 में से घटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 6 माइनस ये हो जाएगा 4, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ये ब्रैकेट भी इसको ओपन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 4। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 6 में से 4 गए, क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 आ जाएगा इसका आंसर। आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है और आपको निशान का इसमें ध्यान रखना है, कहाँ प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा, कहाँ गुना आएगी, कहाँ भाग आएगा। तो ये क्वेश्चन ना इस तरीके से होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स 1 मिनट आप वेट कीजिए। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके सेकंड यूनिट है, सॉरी सेकंड यूनिट है, तो उसमें से क्या होगा, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और उससे आगे हम कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसको मैं रफ कर देती हूँ। आप देखिए नेक्स्ट, आपको क्या करना है, जैसे ये प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, ये ना मैंने आपको पहले जो मैराथन क्लास थी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये सभी डिस्कस करा दी थी, तो आपको वो वाली वीडियो भी देखनी जरूरी है, तभी आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो इस यूनिट से आते हैं, जो इसका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको ऐसे उदाहरण समझा रही हूँ एक एक टाइप से, जैसे x अपॉन x की पावर a और x की पावर b, इस सभी की पावर, ठीक है, इन सभी की पावर 1/, ठीक है। फिर यहाँ पर है मल्टीप्लाई। देखिए इसको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और जिस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो भी मुझे बताइएगा इसमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। x की पावर c और x की पावर a, ठीक है, इसका जो घात हो जाएगी ये ac हो जाएगी। तो इन सवालों को कैसे सोल्व करते हैं, इन सवालों को देखिए, इन सवालों को कैसे सोल्व करते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रूल बता दूं अगर किसी को नहीं पता है। जैसे ये यहाँ पर x की पावर a और x की पावर b है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अगर ये चीजें भाग में हो, ये इसके भाग में है, तो ये क्या करेंगे x की पावर, देखिए यहाँ पर x बराबर है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अगर यहाँ y होता, y की पावर a और y की पावर b, ये यहाँ पर पावर में है, y की पावर b, ये चीजें ये आधार है ना, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो x की पावर a और x की पावर b, ये क्या हो जाएगा, ये घात ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी, यानी x की पावर -b। तो ये यहाँ पर इस प्रकार आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा कैमरे की वजह से वीडियो को एक बार रोकना पड़ा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो ये वाली घात होगी यहाँ पर, ये b ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो इसको लिख लेंगे x की पावर a -b। अगर इस प्रकार होगा तो इसको लिख लेंगे y की पावर a -b, ठीक है। इसको हम इस प्रकार करेंगे, जो भाग में घात होगी ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। अगर देखिए यहाँ पर जैसे x की पावर a इंटू x की पावर b, तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, यहाँ पर ये गुना में है और ये वाला आधार बराबर है, x की पावर a है और x की ही पावर b है, तो यहाँ पर घात जुड़ जाती है, एक x की पावर a प्लस b हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट की ये घात घटती कैसे है, बढ़ती कैसे है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो क्वेश्चन भी आपसे जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो इसको देखिए क्या करते हैं, x की पावर, ये क्या कर लेंगे, x की पावर a और ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा x की पावर b। इस सभी की घात यहाँ पर है, देखिए हमने ब्रैकेट वाला सोल्व किया 1/,
ए बी, ठीक है। मल्टीप्लाई अब इसको करेंगे x की पावर b माइनस सी, ठीक है। इसकी जो सभी की है पावर 1/b और c, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर c माइनस a और इन सभी की मल्टीप्लाई है 1/ac। आपको क्लियर हुआ? अब देखिए इसको क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया ये यहाँ पर गुना में है, तो देखिए इसकी गुना इसमें हो जाएगी तो ये बटे में आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x की पावर a माइनस बी बटे ए बी, ठीक है। तो देखिए जैसे ये है x की पावर a इंटू यहाँ पर गुना में है 1/b है। यहाँ पर हम इसको ऐसे थोड़ा शॉर्ट करके बता रही हूँ आपको। यहाँ पर x की पावर a है और उसकी भी पावर 1/b है, तो इसको लिख लेंगे x की पावर a/b। इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये इसका फॉर्मूले है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अगर आपको ये वाली चीजें याद हो जाती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मल्टीप्लाई यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी, यहाँ पर x की पावर हो जाएगी b माइनस सी बटे बी सी, ठीक है। यहाँ पर x की पावर हो जाएगी c माइनस a बटे ए सी। इसको सी ए लिख ले या ए सी लिख ले, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये वाला सी ए लिखे या ए सी लिखे। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर आधार बराबर हो x x x, ठीक है, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b बराबर हो जाएगा x a प्लस b, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अगर इसमें भी यहाँ पर देखिए यही वाली कंडीशन लगेगी, जैसे यहाँ पर x के सभी का आधार बराबर है, बेस बराबर है, तो ये सभी घात जुड़ जाएगी आपस में। x की पावर a माइनस बी बटे ए बी प्लस b माइनस सी बटे बी सी प्लस c माइनस a बटे ए सी। आपको ये क्वेश्चन इसी प्रकार करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो x की पावर देखिए ये a की पावर हो गई x की, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर का एलसीएम आ जाएगा a b c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए c कॉमन आ जाएगा इसका, a माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी सी है तो एक बाहर आ जाएगा, b माइनस सी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b आ जाएगा ब्रैकेट में a माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए आ जाएगा। अब देखिए इसमें इसके आगे हम क्या करेंगे, c की गुना a में कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर करते हैं इसको, तो x की पावर थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा यहाँ पर मुझे। c की गुना a में करेंगे, ए सी माइनस सी बी हो जाएगा, ए सी माइनस सी बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस ए सी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस बी सी माइनस ए बी, यहाँ पर लिख देती हूँ इसको, प्लस बी सी माइनस ए सी बटे ए बी सी। ओके, आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं आ रहा है तो भी मुझे बताइए, ठीक है। एक बार और इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो देखिए ए सी ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया, ये माइनस का है और ये प्लस का है, यानी माइनस एक और माइनस एक क्या प्लस एक, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से गए जीरो हो जाएगा। वही काम यहाँ पर है, ये है यहाँ पर ए बी प्लस का, ये माइनस का, ये जीरो हो गया, तो एक्स की पावर जीरो बटे ए बी सी यानी जीरो। ऐसे सवालों का ज्यादातर जीरो ही आंसर आता है। तो अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। आपको जो मैंने 2-3 रूल बताए आपको कि x की जो ऊपर घाते ले जाएंगे वो घट जाएंगी, गुना में करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगी, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ी है ये वाली घाते, ठीक है, या घाते यानी पावर इनकी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा, आप कर लेंगे, आप श्योर हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको इन ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मुझे थोड़ा आराम से समझाना पड़ रहा है इनको। देखिए, और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे सवाल आ सकते हैं, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है x प्लस एक्स बटे 2 बराबर 10, ठीक है। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व कीजिए। देखिए कितना इजी सवाल है, आप घबराते हैं बेवजह की, मैथ हार्ड है, सेकंड सेमेस्टर का मैथ हार्ड है, आपसे नहीं हो पाएगा, आपकी बैक आ जाएगी, और पढ़ाइए, ये करिए वो करिए। बताइए इसमें क्या इजी है, क्या हार्ड है, सॉरी। इसके आंसर ले लेंगे, 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 2x प्लस 3x इक्वल टू 10, और ये क्या हो जाएगा आगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5x बराबर 10 की गुना उधर चली जाएगी 60, x बराबर क्या आ जाएगा 60 बटे 5,
इससे इसको डिवाइड कर देंगे 12, 12 पंजे 60, एक्स की जो वैल्यू आ गई है 12 आ गई। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है एलसीएम का, ठीक है, और सेकंड चैप्टर है ये वाला आपका परिमेय संख्या वाला जो भी है ये। तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको एक एक चैप्टर को समझ के चलना है कि आपके एग्जाम में जितने भी कंप्लीट चैप्टर है उनमें से आपके एग्जाम में एक एक चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए अब हम तीसरे चैप्टर की बात करें। पहले मैराथन क्लास में एक स्टूडेंट का वो था डाउट था कि उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, जबकि मैंने आपको वहां पर बताया था जो अनुवर्ती संख्या होती है पूर्ववर्ती संख्या होती है उसे ही हम उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या को हम क्या कहेंगे, उत्तरवर्ती संख्या कहेंगे। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ होगा तो हम आगे बढ़े। उत्तरवर्ती संख्या जैसे एक की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, सॉरी पूर्ववर्ती तो नहीं, अनुवर्ती संख्या को हम उत्तरवर्ती संख्या कहेंगे, ठीक है। अनुवर्ती संख्या को हम क्या कहेंगे, उत्तरवर्ती संख्या कहेंगे। तो देखिए जैसे एक की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, एक की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम इसमें इसको ऐड कर देंगे, आपको क्लियर हुआ होगा। ओके अब बढ़ते हैं आगे हम। देखिए जैसे पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या क्या होती है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इनफाइनाइट। तो पूर्ण संख्या में मतलब जैसे प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। आपको याद रखना है नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर होगा नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अगर हम पूर्ण संख्या की बात बताते हैं, पूर्ण संख्या में हम 0 को भी लगा देते हैं। आपको ये याद रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जानिए निरपेक्ष मान, ठीक है। डाउट था किसी का कि निरपेक्ष मान को आप फिर से बताइए। निरपेक्ष मान के बारे में देखेंगे। निरपेक्ष मान क्या होता है, निरपेक्ष मान को हम इस प्रकार लिखते हैं, निरपेक्ष मान, ठीक है। निरपेक्ष मान को हम इस प्रकार लिखेंगे, ये निरपेक्ष का चिन्ह होगा, ऐसे 2 डंडों के बीच में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे +a का निरपेक्ष मान क्या होगा, यह होगा। -a का निरपेक्ष मान क्या होगा, अगर हम इसमें इसको लिख देते हैं तो ये इसका निरपेक्ष मान हो जाता है, ठीक है। ये कब होगा, यदि a की जो वैल्यू है 0 से बड़ी होगी। प्लस का निरपेक्ष मान क्या होगा, a की वैल्यू होगी जो 0 से बड़ी होगी। और माइनस निरपेक्ष मान कब होगा, जब a की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ठीक है। तो देखिए जैसे -1, -2, 0, 1 और 2, ठीक है। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो प्लस का निरपेक्ष ये वाला आएगा निरपेक्ष मान। ये -1 कब आएगा, ये निरपेक्ष मान जब a की वैल्यू 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी यानी माइनस में होगी। तो आपको क्लियर हुआ। आगे हम इससे आगे कुछ देख लेते हैं और इसके उदाहरण कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 7 का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो देखिए 7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 7 का निरपेक्ष मान, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन जब हम सभी कुछ पढ़ रहे हैं मैराथन क्लास में तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें जब आपके सिलेबस में है ये और चैप्टर में है तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए 7 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, निरपेक्ष मान में हम इसको ऐसा रखेंगे तो ये यहाँ पर 7 हो जाएगा। अगर हम करें -7 का निरपेक्ष मान की बात करें हम, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, -7 लिखेंगे। और जो इसका इससे बाहर करेंगे निरपेक्ष में तो वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जैसे 1/3 का जो निरपेक्ष मान होगा, निरपेक्ष मान में हम क्या करेंगे, 1/3 को हम निरपेक्ष चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे और जो इसका निरपेक्ष मान का आंसर आएगा इसका ये आ जाएगा। अगर हम करें -1/3 के निरपेक्ष मान की बात करें तो ये -1/3 ये क्या हो जाएगा, निरपेक्ष मान में ये भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही करना है। आई विश आपको ये समझ आ रहे होंगे। अगर आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, ओके। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत इसमें मैं आपके लिए कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है। आपको ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होगी। यहाँ पर हम एक एक चैप्टर से
जितने भी आपके या तो पहले मैराथन वीडियो में छूटे हुए क्वेश्चन है या तो वे वाले सोल्व करेंगे, वे वाले सोल्व हो रहे हैं, कुछ वहाँ पर छूट गई थी बातें तो वे वाली क्लियर हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि चैप्टर वाइज आपको समझ आ रहा होगा कि किस चैप्टर से कितने हार्ड और कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें ही है, ये सभी इम्पोर्टेंट है और मैंने इनकी वो एक एक डिटेल से क्लास भी ली है। तो देखिए -2 अपॉन 7 इसका योज्य प्रतिलोम बताना है। ये काफी इम्पोर्टेंट है और हर साल इससे देखा जाता है कि योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, वेरी शॉर्ट में आओ या ऑब्जेक्टिव में आओ। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, हर बार देखा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। 2/7 का योज्य प्रतिलोम बताना है, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अगर बात करें योज्य प्रतिलोम की तो वो क्या हो जाएगा 2/7। ठीक है, तो देखिए इसका ये कैसे पता चला हमें, अगर ये वाला माइनस का है तो ये प्लस आ जाएगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, यानी -1 + 1 इनका मान 0 रहना चाहिए। अगर पूछा जाए कि -2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि अगर -2 में से +2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। योज्य प्रतिलोम का जो मानक मान होता है वो ये 0 होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि -3/7 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो ये क्या हो जाएगा 3/7, ये प्लस का आ जाएगा। अगर बात करें 9/7 का योज्य प्रतिलोम है तो ये -9/7 आ जाएगा। आई विश आपको ये क्लियर हुआ होगा योज्य प्रतिलोम का। अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा मुझे कि यस मैम हमारे ये वाले कॉन्सेप्ट है जो ये क्लियर हो गई है और ये काफी इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। देखिए हमने योज्य प्रतिलोम के बारे में जाना, अब जानेंगे हम गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। ठीक है, तो 5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, वहां पर योज्य प्रतिलोम था, यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है आपसे। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझना है। जैसे हमने योज्य प्रतिलोम किया था तो उसमें क्या था, उन दोनों को घटा के जो 0 आया था 0, योज्य प्रतिलोम यानी 0 मानक एक मान था उसका। और यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो इसका गुणात्मक यानी गुणा का उल्टा, प्रतिलोम यानी इसका उल्टा। तो इसका क्या हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। 5/9 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 9/5 हो जाएगा। और उदाहरण देख लेते हैं, 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम हुआ 7/3। अगर देखिए ये कैसे होगा कि अगर इनके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी ये जो होगा 1 के बराबर होगा। जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वह 1 होता है, जो योज्य प्रतिलोम होता है वह होता है 0। यहाँ से आपकी 3-4 बातें क्लियर हो गई और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए समझना। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चले। मैं मान रही हूँ कि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर आपका एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप इसको मिस कर दो और अपने नंबर आप लॉस कर लो, आपका खुद ही नुकसान हो उसमें। ठीक है, देखिए अब हमने तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और देखिए यहाँ से कितना आसान सवाल आते हैं, जैसे 3/7 - 5/7 इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 - 5 ये हो जाएगा -2/7। तो देखिए बताइए आपके एग्जाम में अभी तक ये जितने मैंने क्वेश्चन बताए 3rd यूनिट से आपके एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 3rd यूनिट से। ठीक है, आपको एक एक चीजें समझ आई क्या? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बीच में मैं आपसे बातें नहीं करूंगी क्योंकि इसमें आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम बातें करें। बस इतना ही टाइम है कि आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर ले और आप अपना भी थोड़ा भी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। अब देखिए 4th यूनिट से आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वही हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे 4th यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी कि भाई यही क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखिए जैसे एलसीएम है ना, लेसम ऐसा है, कोई भी संख्या ले लो 2, 4, 6, मैं आपको थोड़ा वैसे समझा रही हूँ। इसकी एक विधि है इसको सोल्व करने की। इसमें हम चाहे यहाँ पर 100, ठीक है, ये कर ले, हम इसमें कितनी भी बड़ी संख्या ले ले,
लेकिन एलसीएम ऐसे ज्ञात करने का जो कॉन्सेप्ट एलसीएम ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट होगा, विधि होगी, तो ये एक विधि होगी। तो आपको यही चीज समझनी है कि हम कितनी भी संख्या ले ले, कैसा भी ले ले, आपको एक मेथड कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इन सवालों को करने का ये वाला तरीका है। तो यही मेरा एम है, आपको यही मेरा मकसद है, आपको ये चीजें एक एक समझाने का कि आप ये मत समझे कि यही क्वेश्चन आएंगे या यही क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आप कॉन्सेप्ट समझे कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। और आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज मैंने आपको राजन से क्वेश्चन कराई है, आप वे प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बैक तो बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप वो भी देख लेते हैं। और आपका टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 24 घंटे में अगर आप एक भी वीडियो देखते हैं मैथ की तो आपका बिल्कुल भी बैक नहीं आएगा। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योग 250 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग, ठीक है। योग यानी जो उनका एडिशन है वो क्या है, 250 है। और उनमें से एक संख्या बतानी है, ठीक है। एक संख्या यानी पहली संख्या बतानी है। पहली संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर, हमें उसमें से पहली संख्या बतानी है। उनमें से यदि एक संख्या, दो संख्याओं का योग 250 है, उनमें से यदि एक संख्या 0 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना लॉजिकली है। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन की और भी टाइप बताऊंगी, लेकिन ये मैंने बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि आप कॉमन सेंस लगा सको। दो संख्याओं का योग 250 है, उनमें से एक संख्या 0 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? आप बताइए इसका आंसर। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए। चलो ठीक है, जो भी इसका आंसर दे रहा है बहुत अच्छे। तो देखिए जो दूसरी संख्या होगी वह 250 होगी। तो जो एक संख्या होगी 0 प्लस 250, इसमें हमने ऐड कर लिया तो ये 250 ही रह गई ना। तो एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई 250, इन दोनों का योग 250। देखिए कितना सिंपल सवाल है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी संख्या बदल कर करते हैं कि देखिए एक संख्या का योग 250 है, दूसरी संख्या का एक संख्या में 50 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x है, एक x हो गई, एक 50 हो गई, और बराबर दोनों का योग होगा 250। मैं आपको मेथड समझा रही हूँ इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का कैसे करते हैं। तो देखिए एक संख्या हमने मान लिया x, हमको नहीं पता था, है ना। वैसे हम लॉजिकली सब बता सकते हैं। अगर हम सोल्व करने की बात आए तो सोल्यूशन कैसे करेंगे? x, एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या 50 होगी, इन दोनों का योग यहाँ पर हमने एक इक्वेशन बनाया 250 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 250 माइनस 50 बराबर 200, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन बनाकर हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन करने होते हैं। आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट थोड़ी सी। देखिए ये भी कितना इजी क्वेश्चन है। 551, ये भी आप लोगों को ही बताना है इसका 51। 551 में क्या जोड़े की संख्या 551 ही रहे। बताइए 551 में क्या जोड़े की संख्या 551 ही रहे, यानी हम 0 जोड़ देंगे इसमें। 551 में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो ये 551 ही आ जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल सवाल है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी लॉजिकली आप चीजों को लेकर समझे ना, लॉजिकली करें थोड़ा सा, जो आपको नहीं पता है तो वो भी आपका आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं 5th चैप्टर की। 5th चैप्टर से आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। और ये वाले क्वेश्चन ना मैंने आपको पहली वीडियो में ये आपको मैंने करा दिया है, फिर भी हम अगर चैप्टर वाइज बता रही हूँ मैं आपको, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या ये वाली, और सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, और जैसे लिखे कि 50 और 70 के बीच अभाज्य संख्या बताइए, के बीच अभाज्य संख्या बतानी है। तो आप भी बताइए इसके बीच कैसे अभाज्य संख्या होती है। 5th चैप्टर से आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए 50 के अभाज्य संख्या बतानी है आपको, और मुझे आप इसका आंसर खुद बताइएगा, क्योंकि यह तो बिल्कुल ही बेसिक बातें हैं, आपको ये सभी को पता होनी चाहिए। मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा।
ठीक है, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगी। तो अभी आप इसका आंसर मुझे खुद बताइएगा कि 70, 50 और 70 के बीच अभाज्य संख्या क्या होती है। और देखिए, जब मैंने आपसे पहली वीडियो में मैंने 10th क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसके आंसर, आप सभी ने उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे इसमें से 5th चैप्टर से एक क्वेश्चन जैसे बन सकता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसको 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर भागफल 7। देखिए, भागफल कितना आसान सवाल है, भागफल 7 और शेषफल। यहाँ पर आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन से, पांचों। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे पहली वीडियो में 10th क्लास में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि ऐसे फॉर्मूले को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है। अगर आपने वो वीडियो देखी है ना और उसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप से कर सकते हैं। तो वह संख्या बतानी है जिसको 8 से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 5। तो देखिए, 8 से हमने किसी संख्या को भाग दिया, ठीक है, यहाँ पर इस संख्या को भाग दिया, भागफल आ गया 7 और जो ये शेषफल आ गया ये आ गया हमारा 5। ठीक है, ये शेषफल आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, जो ये वाला भागफल होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना 7, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ 5 शेषफल बच जाएगा ये। तो ये क्या, 8 7 56 प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा, 56 5 में 61 आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, आपको क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन था, वह संख्या ज्ञात करो कि जिसको 8 से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 5 है। आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा इसका, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसे ऐसे लॉजिकली समझना है, अपनी कॉमन सेंस इसको समझना है कि अगर हम किसी संख्या को 8 से यहाँ से भाग देते हैं तो हमें वो वाली संख्या नहीं पता, हमने किस संख्या को भाग दिया, तो ये वाला नहीं पता है हमें, और भाग देने के बाद में हमारा शेष आ गया, सॉरी भागफल आ गया 7 और जो शेषफल आ गया वो 5 आ गया। तो ये वाली संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, और मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी पहले कि इन दोनों की गुना करने के बाद में ये जोड़ दिया, इन दोनों की गुना करी और 5 जोड़ दिया, तो 56 प्लस 5। देखिए कितना इजी है। और आपको अगर आप भूल जाते हैं उसके बाद भी आप एक लॉजिक सेंस लगा के आप उनको कैसे सोल्व करते हैं, तो आप वहां पर अपना माइंड लगाइए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लग रहा है, आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो हो रही है, आपको इसे थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें आपका सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और आपके लिए और ज्यादा मेहनत हम इसमें करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6 यूनिट है, समीकरण एवं सरसमीका। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे सरसमीका संबंधी कुछ जो क्वेश्चन थे, मैंने आपको इनके जो फॉर्मूले होते हैं वे वाले फॉर्मूले सभी बताए हैं, और कैसे गुणनखंडन करते हैं, जैसे इनको सोल्व करते हैं, समीकरण को सोल्व करते हैं, तो वो वाली चीजें मैंने आपको इसमें बताई थी। तो जो आपके फॉर्मूले याद होंगे तो आप इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं छोड़ोगे। तो जैसे देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a बड़ा a, ये है। तो a का मान हमें इसमें बताना है, a की वैल्यू हमें इसमें बतानी है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, आप इसमें ये जानिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला खोलते हैं। ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a, और हमें इसमें a की वैल्यू बतानी है। तो इसका फॉर्मूला खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, a वाली साइड को इस साइड ले आएंगे और बाकी जो भी है a स्क्वायर माइनस
इन्हें सबको क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। तो देखिए मैंने क्या किया इसमें कि जो ये ए वाला पद है ये इस साइड रख लिया, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पद इस साइड रख लिया और जो ये वाले पद थे, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा। आप इसको दोबारा से समझिए कि जो ए वाला पद था माइनस ए, ये मैंने इस साइड ले लिया है और जो ये वाले पद थे ये मैं इस साइड ले गई हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस ए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा यहाँ पर, और जो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस का है, ये वाला प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस है प्लस है, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, और बी स्क्वायर है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको आप दोबारा से समझिए, मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। जैसे ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन में क्या करा कि ये माइनस का था ए, ठीक है, ये माइनस का है, ये हम इस साइड ले गए बराबर के, तो ये हो गया प्लस का, और ये इसको ऐसे ही रखेंगे हम, और ये वाली इक्वेशन उस साइड ले गए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का ये इधर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो देखिए ए से यहाँ पर ए कट जाएगा, ए से ए कट गया, ये क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस यहाँ पर प्लस 2ab, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी दोस्तों, 5 सेकंड के लिए वीडियो यहाँ पर मुझे पुश करना पड़ा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी जो ये यहाँ पर माइनस 2b कॉमन ले लेंगे, बस यहाँ पर b माइनस बी और प्लस ए बच जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 2b a माइनस बी, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा बदल कर भी दे सकता है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे देगा, थोड़ा चिन्ह चेंज करके आपको दे देगा। अगर यहाँ पर प्लस का मान लेते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ए की वैल्यू हमने इस प्रकार कर ली, मेथड वही होगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस प्लस का चिन्ह कर देती हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पर ए प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए बराबर माइनस 2ab, या ए बराबर 2ab, ठीक है। तो इस प्रकार कर लेंगे। कहने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, या तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके, यहाँ पर माइनस का चेंज था तो हमने इसको इस प्रकार कर लिया, ये हो गया क्वेश्चन, ये इसका आंसर आ गया। अगर यहाँ पर ऐसा प्लस करके दे दिया तो फिर इस प्रकार कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। जो पहले क्वेश्चन है, पहले इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। जो पहले चैप्टर है परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, इनकी जो अवधारणा है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखा जाता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस a बराबर हमें ज्ञात करना है, यानी हमें यहाँ पर भी a की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला खोलेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x गुना 1/x बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस a, यहाँ पर ये हो जाएगा, इस x से a कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस a, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये प्लस का है, ये इधर बराबर है, ये कट गया, ये कट गया, a की वैल्यू आ गई है 2 आ गई, तो ये किस प्रकार आई। अगर हम इसको x पद को ये इधर ले जाते हैं, यहाँ पर प्लस का था, इधर माइनस का था, तो माइनस के से प्लस का हो जाता तो मान 0
आ जाता। आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आपका एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बन ही जाता है। तो आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आए हैं तो लाइक जरूर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट 7th चैप्टर। ठीक है, 7th चैप्टर से आपके एग्जाम में कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन की 2 क्रमागत संख्याओं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या है, योगफल है 21। ठीक है, छोटी संख्या हमें बतानी है, यानी हमें इसमें क्या करना है, संख्या बतानी है। तो देखिए यहाँ पर बस क्रमागत संख्याओं का वो दिया है, यहाँ पर योगफल दिया है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं क्रमागत यानी 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 2 क्रमागत संख्या है। मान लिया 3 और 4 है, तो 3 के बाद 4 आएगी, यानी अगर हम 3 को x मान ले, 3 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया। पहली संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, या तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं इसको, अगली संख्या को। तो एक संख्या x हो गई, एक संख्या हो गई, दूसरी अगली संख्या हो गई x + 1। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग कहा है इसने, x + 1 को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो आ जाता है 21 के बराबर। तो x + 1 बराबर आ गया 21, 2x बराबर आ गया, 2x + 1 बराबर आ गया 21, 2x बराबर आ जाता है यहाँ पर 20 और x बराबर आ जाता है 20/2 बराबर 10। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, थोड़ा इक्वेशन को समझेंगे यहाँ पर कि जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में 2x + 4 बराबर 3x - 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने ये वाला चैप्टर आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। अगर किसी को डिटेल से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो x वाले पद है इनको इस साइड रख लेंगे, 2x - ये 3x हो जाएगा बराबर -4 है, ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 3x हो जाएगा, -x बराबर -8, यानी x बराबर 8। तो देखिए इतने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट 8 चैप्टर से हमने 7th चैप्टर हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। 7th चैप्टर कंप्लीट डिस्कस कर लिया है और उसमें समझा हमने कि एक चैप्टर से किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं 8 चैप्टर से आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से आपके ज्यादातर गुणनखंड यानी फैक्टर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, इसके आगे फैक्टर करने हैं, यानी हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो जो गुणनखंड वाला चैप्टर है, अगर किसी को डिटेल से पढ़ना है तो इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इनको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं यहीं पर बताती हूँ आपको। देखिए जो ये वाली संख्या होती है, इसके हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, अगर उन दोनों की गुना करें तो 16 आ जाए और उन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर 8 आ जाए। तो आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसके ऐसे फैक्टर कौन से हो गए कि जो दोनों को ऐड करे तो 8 आ जाए और गुना करे तो 16 आ जाए। आपको भी इसका बताना है क्या हो गया ऐसे फैक्टर। तो देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 + 4। ठीक है, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे हम, प्लस यहाँ पर 4x + 4x + 16, इसको ऐसे लिख लेंगे। 8x को लिख लिया हमने, 4x + 4x, x इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन दो पदों में x + 4 आ गया, यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेंगे इन दो में से। तो ये क्या रह गया, यहाँ 4 कॉमन ले लिया तो x रह गया, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो 4 रह गया। तो ये क्या हो गया, x + 4 और x + 4 तो ये इसके फैक्टर आ गए। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, आई विश आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। देखिए एक यहाँ पर आपका सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स वाला चैप्टर बच जाता है। अगर आपको स्टैटिक्स वाला चैप्टर डिटेल से समझना है, वैसे मैंने उसके
बता दिया था आपको कैसे करना है। अगर आपको स्टैटिक्स वाला चैप्टर अलग से सब पढ़ना है, समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स हो गए आप सभी के कि स्टैटिक्स वाला आपको चैप्टर एक अलग वीडियो में वो पढ़ना है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझे बताइए। नेक्स्ट डे मैं आपको वो वाला चैप्टर बता दूंगी। अब आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है और आपको अपना एक भी नंबर मिस नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर जिसको भी स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी जिसमें बारंबारता माध्यिका वाला टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, तभी आपका जैसा सुझाव होगा तभी मैं आपके लिए वीडियो वहां से बनाऊंगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है जैसे हमारा और जो क्षेत्रफल आयतन और धारिता वाला चैप्टर है, ये मैंने इससे जो पहली मैराथन क्लास ली थी वहां पर मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कराया था, इसके सभी फॉर्मूले लिखवाए थे आप लोगों को। अब देखिए सर्वाग्र समता एवं समरूपता वाले चैप्टर से क्या आते हैं क्वेश्चन, कि जैसे त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज है उसकी जो भुजाएं है 2, 3 और 5, इसकी ये भुजाएं है, तो वो कैसा त्रिभुज होगा। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं ऐसी है कि एक भुजा उसकी 2 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा उसकी 3 सेंटीमीटर है, चौथी भुजा उसकी तीसरी भुजा उसकी 5 सेंटीमीटर, तो वो कैसा त्रिभुज होगा बताइए आप सभी। वो त्रिभुज होगा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, यानी अलग अलग जिसकी भुजाएं अलग अलग होती है 2, 3 और 5, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो वो क्या होगा विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं दो आकृति सर्वार्ध सम कब होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक ये चीज कि त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं कि जिनकी आकृति और जो उनकी साइड्स होती है वे सभी बराबर हो तब त्रिभुज सर्वांग सम होगा। यानी यदि हम ये एक त्रिभुज है, ठीक है, अगर हम इसी के आकार का दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख देते हैं तो वो कैसा त्रिभुज होगा, वो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तो दो आकृति सर्वांग सम कब होती है, मैं आपको उदाहरण दिखाती हूँ। जैसे ये दो मार्कर है तो देखिए दोनों की आकृति भी सेम है, आकार भी सेम है, दोनों की लंबाई चौड़ाई सारी चीजें समान है, तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अगर यहाँ पर ये त्रिभुज छोटा होता है यहाँ पर और ये त्रिभुज बड़ा होता है, यानी ये तो है 2 सेंटीमीटर का, ये है 4 सेंटीमीटर का, आकृति दोनों की सेम है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है समरूप। अगर इन दोनों की लंबाई चौड़ाई सारी चीज आकृति और आकार बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से नापे तो भी बराबर, यहाँ से नापे तो भी बराबर, तो ये क्या है सर्वांग सम होगा। अगर मान लेते हैं इसकी लेंथ ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, आकृति तो एक जैसी है लेकिन इनमें दोनों में अनुपात का अंतर हो जाता है कि ये इसका आधा, ये इसका डबल हो जाएगा, ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, ये समानुपात का अंतर होगा तो ये हो जाएगा समरूप, ठीक है। समरूप और समानुपात दोनों में आपको अंतर समझ आना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ठीक है। अगर इसमें देखिए कोण बराबर है, तीनों भुजा कोण हो गई, एक कंडीशन हो गई, हम देख रहे हैं यहाँ बात सर्वांग समता की। सर्वांग समता की, ठीक है, त्रिभुज सर्वांग सम कब हो गए, एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ठीक है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये भी क्या होगा त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, ये दूसरी कंडीशन है। यानी इसमें तो हो गई साइड साइड साइड, लेकिन मानिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्वांग सम त्रिभुज वाले कैसे कि किस कंडीशन के आधार पर, किस शर्त के आधार पर त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर किसी दो त्रिभुजों में भुजा भुजा और भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा, और जिसमें दो एंगल साइड एंगल, यानी दो कोण, ये दो कोण, ये कोण और ये कोण, और एक भुजा बराबर होगी तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तीसरी कंडीशन देखिए कि जिन दो त्रिभुजों में दो भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और ये एक कोण, ठीक है, बराबर होगा तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा, यानी भुजा कोण और भुजा, ठीक है, त्रिभुज सर्वांग सम होने की ये शर्तें
है, यानी सभी कोण बराबर होंगे, भुजाएं बराबर होगी, तो इन तीन कंडीशनों में त्रिभुज क्या होगा, इन तीन कंडीशनों में त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो आपको ये समझ आई होगी। अब देखिए इन रूल को, अगर आपको ये रूल पता है ना, अगर आपको ये रूल पता है कि ऐसे ये त्रिभुज दो ये कोण बराबर होगी तो ये वाली भुजा बराबर होगी, अगर आपको ये सत्य पता है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब देखते हैं हम इसमें आगे इसमें देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम इसको, जैसे मैंने आपको एक सवाल तो समझा दिया, क्वेश्चन समझा दिया कि त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, वे आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं जैसे कोई क्वेश्चन है हमारा, हम इसको डायग्राम में समझेंगे कि हमारा कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ कि एक त्रिभुज ए बी सी है और इसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी ए बी भुजा, कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। एक चीज ये दे दी क्वेश्चन में और उसकी दो भुजा ए बी बराबर दे दी, ए बी बराबर दे दी ए सी के, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी ए सी, ठीक है। और ये कोण दे दिया, इसमें हमने 100 डिग्री का कोण दे दिया, तो कोण ए दे दिया कितना, 100 डिग्री दे दिया। तो हम इसमें हमें ये वाले कोण बताने हैं, कोण बी और कोण सी बताइए। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, देखिए अगर आपको ऑल कंडीशन याद है तो फिर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर क्या होगा कि एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग, इसका इसका इसका। जब ये वाली भुजाएं बराबर होगी तो ये वाले कोण भी बराबर होगी, अगर कोण बी और कोण सी बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन होती है कि अगर किसी भी त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले दोनों कोण बराबर हो गए, यानी कोण ए, ठीक है, ये कितना है 100 डिग्री का। कोण बी और सी बताना है, कोण बी और कोण सी ये हमें ज्ञात करना है, और कोण बी बराबर होगा कोण सी के, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी याद रखनी है। तो 100 ये 100 प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये वाला कोण ये कोण और ये कोण को जोड़ के हो गया 180 डिग्री। तो 100 प्लस देखिए इस कोण को मान लिया हमने x, इसे भी x मान लिया, ये दोनों बराबर हो गए, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, b की जगह x रखेंगे, c की जगह भी हम x रखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 180, 100 में से घटा देंगे इसको, 100 घटा देंगे इसमें से, 2x बराबर आ गया 80 डिग्री और x बराबर आ गया कितना 40 डिग्री। तो देखिए ये कोण हो जाएगा 40 डिग्री का आ गया, ये भी कोण हो जाएगा 40 डिग्री का। 40 और 40 80 और 100 180, त्रिभुज के तीन कोण हो गए 180 डिग्री के। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा ये कैसे कंडीशन याद रखनी है। एक तो सर्वांगसमता की कंडीशन याद रखनी है, याद रखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ऐसी दो भुजाएं बराबर हो तो जो इनका ये कोण बनेंगे ये भी बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो तीनों कोणों का योग 180 के बराबर रख के हम इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो प्लीज मुझे बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन समरूपता। समरूपता का क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। समरूपता की यहाँ पर मैं क्वेश्चन ये आपको बताऊंगी कि कोई त्रिभुज है ABC, यानी ये दो त्रिभुज समरूप है PQR, और इस क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट भी समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन से क्लियर करने वाले हैं। ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ये ABC, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इससे कॉन्सेप्ट समरूपता, ठीक है, समरूप त्रिभुज वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। जैसे PQ ये वाली भुजा, ध्यान रखना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये दोनों समानुपात में हो जाएगी PQ बटे AB। हम इसको ऐसे लिखेंगे बराबर, अगर माने ये वाली भुजा QR और इसी के समरूप भुजा, ये नहीं कि इसके साथ में ये ले लें, इसी के समरूप भुजा QR बटे BC, ठीक है। और ये वाली भुजा PR
बटे ए सी, पी आर बटे ए सी। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज होते हैं जो उनमें ये अनुपात में ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो देखिए हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, x और y के मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस वाली कंडीशन से कर लेंगे। देखिए पी क्यू बटे ए बी, यानी पी क्यू ये है y, ए बी क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे बराबर, क्यू आर है 3 और बी सी कितनी है, बी सी है 2। देखिए यहाँ पर कंडीशन बढ़ गई, यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से y का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 2y बराबर 3 3 9 और y बराबर आ जाएगा 9 बटे 2 यानी 4.5। ऐसा करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये भुजा इस भुजा के बटे लिखते हैं और ये भुजा इन भुजा के बराबर करते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट भी ये होता है। तो x की y की वैल्यू क्या गई 4.5। अब यहाँ पर देखिए x के मान रखेंगे क्यू आर बटे बी सी, क्यू आर का मान है 3 यहाँ पर रख लेते हैं हम। क्यू आर का मान क्या है 3 है, बी सी का मान क्या है 2 है, बराबर हो जाएगा पी आर का मान क्या है 3 है और ए सी का मान क्या है x है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, 3x बराबर 3x क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुना करेंगे 6 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 6/3 यानी 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी 4.5। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है या वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको जरा सी भी इससे हेल्प हुई है, और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना प्यार और अपना सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ओके दोस्तों, आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है।